one matter in our surroundings. Last slide. Yesterday we had discussed about latent heat. What is the latent heat? Why it is called hidden? And what are the types of latent heat? Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. देखिए ये जो आपने कल स्टडी किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब इस टॉपिक को समझने के काम में आएगा। आपने ये पढ़ा था कि किसी भी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें जो हीट एनर्जी लिक्विड को सप्लाई करनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते थे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको बॉइलिंग भी बोला जाता है। तो कल आपने जो स्टडी किया था वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम लिक्विड into gas. 1 kilogram liquid into gas state. तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था जो हमें रिक्वायर होगी, जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी किसको? 1 किलोग्राम लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इवापोरेशन को समझिए। इवापोरेशन, देखिए दोनों वर्ड अलग अलग है। वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस। वेपोराइजेशन हम जब करते हैं तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। वेपोराइजेशन जब भी हम करेंगे, बॉइलिंग जब भी हम करेंगे तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और उस मटेरियल को हमें बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे कि वाटर को आप वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना पड़ेगा। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना पड़ेगा, मतलब कि वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के जाना पड़ेगा, उसको हीटअप करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जाकर के उसकी स्टेट चेंज होगा। तो वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। वेपोराइजेशन में भी लिक्विड जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, बट एट द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, जैसे कि वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। लेकिन इवापोरेशन में ऐसा नहीं। इवापोरेशन में भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम रहेगा, फिर भी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने की जरूरत नहीं है, इवापोरेशन हो सकता है किसी भी टेम्परेचर पर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्पिल कर देते हैं, फर्श पर गिरा देते हैं, फैला देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्या इस रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था? नो, रूम टेम्परेचर तो था 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एसटीपी भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कितना माना जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोलेंगे तो 300 केल्विन। तो अभी रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वाटर हमने स्पिल किया, फर्श पर फैला दिया, वो तो ड्राई अप हो गया। कितने डिग्री पर होना चाहिए था उसको? तो गैस स्टेट में कितने डिग्री पर कन्वर्ट होना चाहिए था? 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वो तो रूम टेम्परेचर पर ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पर वेपोराइजेशन नहीं हो रहा, वहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? वहां पर हो रही है इवापोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा एट बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा हो रहा है तो तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पर वो लिक्विड जा ही नहीं रहा, फिर भी वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इवापोरेशन। इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कि क्या कारण होगा, पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए। वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में फिर से देखिए क्या डिफरेंस था। वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे कि वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा,
ऑन हीटिंग इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। लेकिन इवापोरेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन कहां तक नहीं जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या नहीं होगा, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, लेकिन फिर भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज इवापोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन है, अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैस में तो इवापोरेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन। तो अब आप बड़ी सोच समझ के इन वर्ड्स को यूज करेंगे कि कहां पर वेपोराइजेशन लिखना है और कहां पर इवापोरेशन लिखना है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने कपड़ों को बाहर सुखा दिया, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन? तो वहां पर प्रोसेस होगी इवापोरेशन, क्योंकि बाहर हम उसको सुखाएंगे तो अभी समर के टाइम पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो यहाँ पर हो रहा है इवापोरेशन। और मैंने एक बर्तन के अंदर पानी को बॉयल करना स्टार्ट किया और मैंने उसको रख दिया बर्नर के ऊपर, गर्म करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि वो वाटर जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तब वो कौन सी प्रोसेस है, वो है वेपोराइजेशन। तो हीट एनर्जी दे करके बॉइलिंग पॉइंट पर ले जा करके उसको लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, दैट इज वेपोराइजेशन। अब इवापोरेशन का रीजन क्या है? इवापोरेशन का रीजन है लेटेंट हीट। देखिए, हमें किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या सप्लाई करनी पड़ती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब ये हीट एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रीजन ये है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का कि उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलनी चाहिए, कि उसको इतनी हीट एनर्जी मिलनी चाहिए कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर? इसके लिए मैंने लिखा था 22.5 इंटू 10⁵ जूल per kilogram. This was the example. Latent heat of vaporization of water. Latent heat of vaporization of water. Water को लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितने किलोग्राम लिक्विड को, 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल की। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल जाए, लाइट की फॉर्म में मिल जाए, हीट की फॉर्म में मिल जाए, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, वाटर को इतनी एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी उसको एनवायरनमेंट से मिल रही है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में मिल रही है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसका टेम्परेचर किससे कम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, तब भी ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूँ, the evaporation can take place at any temperature, can take place at any temperature। देखिए, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। और इवापोरेशन में क्या सप्लाई होनी चाहिए, बट latent heat of vaporization, but latent heat of vaporization must be supplied whenever the liquid changes into gas state। देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। अब देखिए, सर्दियों में हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो वो ड्राई अप हो जाते हैं, तब भी तो ड्राई अप होते हैं, पानी जो है वो फर्श पर गिरा दिया जाता है,
तो थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो कम टेम्परेचर पर भी इवापोरेशन पॉसिबल हो रहा है। तो इवापोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। हमारे सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर चल रहा है उस टेम्परेचर पर भी इवापोरेशन पॉसिबल होगा। एट एनी टेम्परेचर का मतलब है कि सराउंडिंग टेम्परेचर, आसपास का जो भी टेम्परेचर है। बट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड। लेकिन आपको उसके अंदर क्या जा रही है, लेटेंट हीट जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। बट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड। मस्ट बी सप्लाइड मतलब होनी ही चाहिए whenever a liquid changes into gas state। तो अल्टीमेटली रीजन क्या है इवापोरेशन का? इवापोरेशन का रीजन है कि उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल रही है, चाहे हीट की फॉर्म में चाहे वो लाइट की फॉर्म में मिल रही है। अब हीट की फॉर्म में कैसे मिल रही है? हीट की फॉर्म में ऐसे मिल रही है कि हमारे आसपास जो है गैसेज है, और गैसेज के पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग होते हैं और उनके पास एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी वाटर के पार्टिकल को देते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या जो वाटर के पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस स्टेट में। अब आप इसको आप ध्यान से समझिए कि किस तरह से एक लिक्विड को एनर्जी मिल रही है, जबकि वो किस पर नहीं जा रहा, बॉइलिंग पॉइंट पर उसको गर्म नहीं किया जा रहा, फिर भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? अब आपको ये समझना है एक एक्सपेरिमेंट के। डायग्राम बनाता हूँ मैं, उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लिक्विड जो है वो गैस में क्यों कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गिविंग एनी हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी उसको सराउंडिंग से मिल रही है, एनवायरमेंट से मिल रही है। तो जैसे कि मान लीजिए ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर वाटर को स्पिल किया गया, चलाया गया। तो इस तरह से ये वाटर पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर पड़े हैं। दीज आर द वाटर पार्टिकल्स। और हमें पता है ये फ्री मूविंग होते हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, अभी किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इन पर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके एक दूसरे से दूर जा सके। तो जैसे कि ये पार्टिकल है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस पार्टिकल को इसके आसपास के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये पार्टिकल इन पार्टिकल्स को छोड़ करके जा नहीं सकता, फ्री मोशन नहीं कर सकता। अगर फ्री मोशन कर पाएगा तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, अभी इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब देखिए ये एयर पार्टिकल्स जिनको मैं डार्क कलर का बना रहा हूँ, 10 पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या डस्ट के पार्टिकल्स हैं। और ये गैस की, अगर ये गैस स्टेट में, जो डस्ट पार्टिकल है वो तो सॉलिड है, वो गैस स्टेट में नहीं है, लेकिन वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो भी फास्ट मूविंग होते हैं। और जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, आप गैसेस को लेकर के चलिए, और ये गैस का पार्टिकल कैसा होगा? फास्ट मूविंग। ये रैंडम मोशन कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इसके पास है हाई वेलोसिटी, जबकि ये जो पार्टिकल है जिसके साथ ये कोलाइड करने वाला है वो लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो तो ऐसी वाटर पार्टिकल्स के अंदर ही ऐसा मूवमेंट कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है ये वाला पार्टिकल। तो इसके पास है हाई एनर्जी। देखिए अगर ये फास्ट मूविंग है, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर ये फास्ट मूविंग है, तो इसके पास कैसी एनर्जी होगी? हाई एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अगर ये तेज चल रहा है। तो ये फास्ट मूविंग होने के कारण इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो हाई एनर्जी का पार्टिकल है, तो ये जाकर के इस वाटर के पार्टिकल से हिट करते हैं। तो जैसे ये पार्टिकल जाकर के इससे टकराएगा, और पार्टिकल्स के कोलिजन में एक फिनोमेना होता है कि कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो जैसे ये इससे यहाँ आकर के टकराएगा, यहाँ आकर के टकराएगा, तो इसके पास तो एनर्जी कम थी लेकिन इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो जब ये हाई वेलोसिटी से इसके साथ जाकर के टकराता है तो इसको भी ये क्या कर देता है? फास्ट मूविंग। अब जैसे ही इससे टकराया ये पार्टिकल हो गया फास्ट मूविंग, और फास्ट मूविंग होने के कारण ये बाकी सब पार्टिकल से दूर चला गया। फास्ट मूविंग होने के कारण ये अपने आसपास के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स छोड़ करके उनसे दूर चला जाता है। तो उनसे दूर चला जाता है तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है। इस लिक्विड के ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे दूर जा चुका है, मतलब ये कौन सी स्टेट में आ गया? ये गैस स्टेट में आ गया। गैस स्टेट किसको बोलते हैं? जिस पर कोई भी पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ना लगा रहा हो। ऐसा स्टेट, मटेरियल की ऐसी स्टेट जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है।
तो ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके इन सब पार्टिकल से दूर जा चुके हैं। तो ये सब पार्टिकल अब इस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा सकते, डिस्टेंस बढ़ चुकी है, स्पेसेस बढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से कोई और पार्टिकल आकर के इससे टकराएगा, कोई और पार्टिकल आकर के इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, तो आसपास एयर के जो भी पार्टिकल्स है, गैस के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो इस वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, और जैसे जैसे कोलाइड करते जाते हैं इन वाटर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण ये भी फास्ट मूविंग हो जाते हैं। अगर ये फास्ट मूविंग हो जाते हैं तो ये वाटर जो है वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्टिकल इतने दूर दूर हो जाते हैं एनर्जी पा करके, इनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब वाटर कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैस स्टेट में, और क्या बन चुका है, और क्या बन चुका है, वाटर वेपर। तो इनको लेटेंट हीट किसने प्रोवाइड की, इन पार्टिकल्स ने, क्योंकि ये गैस के जो पार्टिकल्स है, ये जो एयर के पार्टिकल्स है, ये फास्ट मूविंग थे। जो एयर पार्टिकल्स थे ये फास्ट मूविंग थे, इसके पास हाई एनर्जी थी। तो यही वो पार्टिकल है, यही वो एयर के पार्टिकल्स हैं जो वाटर के पार्टिकल से आकर के कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करते ही उनको भी मोशन में ले आएंगे, फास्ट मूविंग कर देंगे। और अगर वाटर के पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे तो वो भी कौन से स्टेट में चले जाएंगे, गैस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। हमारे आसपास जो भी गैसेज है सराउंडिंग में, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो गैस स्टेट में है, और उन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी। तो यही वो पार्टिकल्स हैं जो कोलाइड करके क्या सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, जो इनसे कोलाइड करके वाटर को क्या सप्लाई कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या कर रहे हैं, सप्लाई टू द वाटर पार्टिकल। तो ये जो वाटर था इसको बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि आसपास के एयर के जो पार्टिकल्स थे वो आकर के इससे कोलाइड करते हैं और इन पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब हमें बर्नर लगाने की जरूरत नहीं है, ये पार्टिकल आकर के टकराएगा और इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। अगर एनर्जी को बढ़ा देगा तो ये अपने आसपास के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ करके उनसे दूर चला जाएगा। अगर अपने आसपास के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स, जो पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स तोड़ करके दूर चला गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो गया, स्पेसेस बढ़ गए, तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये है इवापोरेशन, और ये इवापोरेशन का रीजन है कि क्यों हो रहा है इवापोरेशन। समझ आ गया इवापोरेशन। एयर पार्टिकल्स दोबारा से देख लीजिए, एयर पार्टिकल्स फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग है तो मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स है, और ये हाई एनर्जी एयर पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं उस वाटर पार्टिकल को। तो वाटर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि ये वाटर पार्टिकल भी कैसा हो जाता है, ये भी फास्ट मूविंग हो जाता है, ये वाटर पार्टिकल भी फास्ट मूविंग हो जाता है, और फास्ट मूविंग होने के कारण ये बाकी सब पार्टिकल से दूर चला जाता है, स्पेसेस बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, वो भी गैस स्टेट में चला जाता है। तो ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये भी कहाँ चले जाएंगे, ये भी एयर पार्टिकल्स के बीच में मिक्सअप हो जाएंगे, ये वाटर वेपर होगा, ये होगा वाटर वेपर। यही वो पार्टिकल्स हैं वाटर के जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, उमस होती है ना, बारिश आती है उस समय पर ह्यूमिडिटी हो जाती है, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी का रीजन यही है कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर। एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अगर वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा है तो एनवायरमेंट ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अब आप देखिए इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इवापोरेशन कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स affecting evaporation, factors affecting evaporation, or you can say that rate of evaporation। रेट ऑफ, देखिए रेट वर्ड का मतलब है पर सेकंड कितना मटेरियल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो पर सेकंड जितना मटेरियल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं,
the rate of evaporation increases on increasing the temperature. On increasing the temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा. रेट ऑफ इवापोरेशन पर सेकेंड जितना लिक्विड गैस में बदल रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. तो रेट ऑफ इवापोरेशन कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़े. तो इसका मतलब ये हुआ कि इवापोरेशन फास्ट कब होगा? समर में या विंटर में? ऑब्वियसली समर में, क्योंकि विंटर के अंदर गैस के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी. विंटर के अंदर हमें कोल्डनेस क्यों फील होती है? क्योंकि हमारे आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. अगर उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई करने में टाइम लगेगा वाटर को, और उसको सूखने में भी टाइम लगेगा. तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो विंटर में कम होगा और समर में फास्ट होगा. गर्मी के दिनों के अंदर इवापोरेशन की रेट जो है वो ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे. अगर वो पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे, और हाई एनर्जी पार्टिकल जब वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे. तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाता है. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है. सेकंड फैक्टर देखिए क्या होगा? सरफेस एरिया. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. इसमें लिखता हूँ रेट ऑफ इवापोरेशन increases on increasing the surface area. On increasing the surface area. तो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो फास्ट हो जाएगी अगर हम क्या इंक्रीज कर देंगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे. अब देखिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है, मैं दो बर्तन यूज करता हूँ वाटर को रखने के लिए. सबसे पहले मैंने एक वाटर बॉटल का यूज किया. ये एक वाटर बॉटल है और ये इसका माउथ, और इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया? ये वाटर को फिल कर दिया. अब देखिए सरफेस एरिया इतना है. दिस इज द सरफेस एरिया. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर. यहाँ पर ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है वाटर का, तो ये होगा इसका सरफेस एरिया. लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे. जैसे आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीकर है, ठीक है, आपने इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया. सॉरी, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल ट्यूब की शेप का आपके पास एक बीकर है, तो आपने उसके अंदर वाटर को फिल किया. जब आप उसके टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो आपको लेंथ और ब्रेथ दिखाई देगी. जिस भी बीकर में आपने वाटर फिल किया है उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दिखाई देगी. लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा? उसका सरफेस एरिया. अब ये इसका सरफेस एरिया. बॉटल सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगेगा यहाँ पर सरफेस एरिया निकालने के लिए. और दूसरा मेरे पास ये बीकर था. इस वाटर के अंदर 100 ml वाटर, तो ये जो बॉटल है, वाटर बॉटल जो है, इसके अंदर हमने 100 ml वाटर को फिल कर रखा है, और ये इसके अंदर ये सरफेस एरिया है. अब मैंने इस वाटर को इस बीकर में फिल कर दिया. ये सेकंड बीकर है जिसमें मैंने इसका ऐसा फिल कर दिया, और एक थर्ड बीकर हो है मेरे पास जिसका एरिया जो है वो काफी ज्यादा, और इसी वाटर को मैंने इसके अंदर यहाँ पर ऐसा फिल कर दिया. अब आप बताइए रेट ऑफ इवापोरेशन किसमें फास्ट होगा? फर्स्ट में, सेकंड में, या थर्ड में? थर्ड जो बीकर है उसके अंदर रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा, क्योंकि क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. अब यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होंगे टू द एयर. ज्यादा पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे. किसके कांटेक्ट में आएंगे? एयर के कांटेक्ट में आएंगे.
यहाँ पर थोड़े कम पार्टिकल आएंगे एयर के कॉन्टेक्ट में क्योंकि सरफेस एरिया कम है, और यहाँ पर सबसे कम पार्टिकल आएंगे एयर के कॉन्टेक्ट में। तो इस जगह पर रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या ज्यादा है, सरफेस एरिया। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो इवापोरेशन की जो रेट है पर सेकंड जो मटेरियल लिक्विड से गैस में बदल रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे वाटर को आपने बोतल के अंदर रख रखे, उसको ड्राई अप होने में काफी टाइम लगेगा। अब उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पड़ा टाइम देंगे, तब जाकर के वो धीरे धीरे ड्राई अप होना आपको दिखेगा। लेकिन अगर मैं उस वाटर को फ्लोर के ऊपर स्पिल कर दूं, स्प्लैश कर दूं, फैला दूं, फ्लोर के ऊपर गिरा दिया और उसको फैला दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट्स के अंदर वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो जब वो बॉटल के अंदर था तब सरफेस एरिया कम था, जब मैंने उसको सरफेस पर फैला दिया, फ्लोर पर गिरा दिया, स्प्लैश कर दिया, फैला दिया, तो क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वाटर अगर फ्लोर पर गिर जाता है तो उसको फैला दिया जाता है, उसको वाइपर की हेल्प से या मॉप की हेल्प से उसको फैला दिया जाता है। फैलाने का रीजन ये है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी और वो वाटर जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा फ्लोर से। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। Rate of evaporation decreases rate of evaporation decreases in humid environment। अगर आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण जो है ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने वाटर को स्पिल कर रखा है, फैला रखा है इस फ्लोर के ऊपर, ये फ्लोर है, ये वाटर पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर। अब यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स है उसके बीच में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ये एयर है और एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। जो वाटर है वो गैस के स्टेट में ज्यादा है, तभी तो क्या बोला जाता है कि एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमिड है, उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल ये वाटर से जाकर के टकराता और अपनी एनर्जी इसको देता, जिसकी वजह से ये पार्टिकल भी किसमें कन्वर्ट हो जाता, ये जो वाटर है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता, गैस में। और ये कौन सी प्रोसेस हो जाती, इवापोरेशन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये पार्टिकल जब जाकर के इस तरफ जा रहा होगा तो इसके रास्ते में कोई वाटर वेपर आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा। तो वाटर वेपर आ गया तो ये इसकी एनर्जी को ले लेगा और ये फास्ट मूविंग हो जाएगा। तो अगर एयर पार्टिकल्स के अंदर वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो कौन गेन करता रहेगा, वाटर वेपर गेन करता रहेगा। जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स का इस वाटर के साथ, जो हमने फ्लोर पर गिराया हुआ था पानी, उसके साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, कॉलिजन नहीं हो पाएगा। तो ये पार्टिकल इसके साथ बहुत कम क्वांटिटी में टकरा रहे हैं, ज्यादातर किससे टकरा रहे हैं, वाटर वेपर। तो एनवायरनमेंट अगर ह्यूमिड है तो उस समय पर रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट है विंड स्पीड। फोर्थ पॉइंट इज विंड स्पीड। रेट ऑफ evaporation increases when wind speed is very high। जब विंड स्पीड ज्यादा होगी, देखिए विंड स्पीड के ज्यादा होने का मतलब है कि एयर पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूविंग होंगे। अगर एयर पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी और वो अपनी एनर्जी किसमें सप्लाई कर पाएंगे, वाटर के अंदर। अगर वाटर में वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर पाएंगे कॉलिजन करके, तो इसका मतलब वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में।
तो ये हमने बनाए वाटर पार्टिकल, कहाँ पर, ये फ्लोर पर हमने गिरा रखे हैं, इसका फ्लैश कर रखे हैं वाटर को। अब ये एयर पार्टिकल, अब ये एयर पार्टिकल जो फास्ट मूविंग है, क्योंकि मैंने क्या बोला, विंड स्पीड जो है वो ज्यादा है, इट इज वेरी हाई। अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल होगा वेरी फास्ट मूविंग। अगर ये फास्ट मूविंग होगा तो हम बोलेंगे इट हैज हाई एनर्जी। तो ये हाई एनर्जी का पार्टिकल है, ये फास्ट मूविंग है और हाई एनर्जी का पार्टिकल है। अगर फास्ट मूविंग हाई एनर्जी का पार्टिकल है तो इसका मतलब ये अपनी हीट एनर्जी को कहाँ सप्लाई कर सकता है, इस वाटर के अंदर। तो अगर ये फास्ट मूविंग पार्टिकल आकर के इस वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज वेलोसिटी के कारण ये अपने आसपास के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स छोड़ करके उनसे दूर चला जाएगा। मतलब ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विंड स्पीड के बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, और पार्टिकल जितने ज्यादा फास्ट मूविंग होंगे उनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होंगी। वेलोसिटी ज्यादा होंगी तो मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और हाई एनर्जी से अगर वो वाटर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब फिर से इसका ओवरव्यू देखिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको तीन बताई, इन तीन केसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, तीनों बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो रही है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, ये तीन क्वांटिटीज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाती है। सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो रहा है, दैट इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जांपल्स रह गए इवापोरेशन के, और इवापोरेशन से कूलिंग भी होती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस मोहम्मद, यस मोहम्मद, व्हाट इज योर क्वेश्चन? The next student. Yes, next student. If you have doubts, then you can ask. इवापोरेशन मैंने आपको बताया है और ये किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। इसके लिए मटेरियल को बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका मटेरियल है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। हेलो सर। मोहम्मद। यस सर। सर आपने ये ह्यूमिडिटी का एग्जांपल बताया था ना सर, जी। ये वाला समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ जी। सर कॉर्नर में सर ऊपर। ओके ओके, मैं इधर यहाँ पर बना देता हूँ। यस सर। देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है, देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा होगी एयर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये मैंने फ्लोर बनाया, इस फ्लोर के ऊपर हमने वाटर को स्पिल किया हुआ है, फैला रखा है, गिराया हुआ है, इस तरह से ये वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हैं। और यहाँ पर है एयर पार्टिकल, जिसको मैं डार्क कलर से बता रहा हूँ, दीज आर द एयर पार्टिकल्स। और ये एयर पार्टिकल्स हैं फास्ट मूविंग, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। तो एयर के साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो जब ये फास्ट मूविंग पार्टिकल इस वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करना चाहता है, जो सरफेस पर हमने वाटर रखा हुआ है उससे कोलाइड करना चाहता है, लेकिन रास्ते में क्या आ जाएगा, रास्ते में आ जाएगा वाटर वेपर का पार्टिकल। तो एयर पार्टिकल ऐसा फास्ट मूविंग था, जाकर के वाटर वेपर से जैसे ही कोलाइड करेगा तो ये वाटर वेपर जो है वो फास्ट मूविंग हो जाएगा, वो इससे टकरा करके, हो सकता है यहाँ भी टकरा जाए, नो डाउट, लेकिन ये अगर इस डायरेक्शन में चला गया तो ये तो हाई एनर्जी का पार्टिकल बन गया, इससे कोलाइड नहीं कर पाया, इस वाटर से कोलाइड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो एयर पार्टिकल है उनके चांसेस कम हो जाएंगे कि वो किससे टकरा सके, यहाँ पर जो वाटर हमने रखा था उससे कोलाइड कर सके। क्यों?
क्योंकि रास्ते में कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं, वाटर वेपर के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये पार्टिकल ऐसा फास्ट मूविंग था और ये जा करके किससे कोलाइड करने वाला था। अब देखिए इसका रास्ता बनाते हैं, ये इसका मीन फ्री पाथ बनाते हैं हम। तो ये पार्टिकल ऐसा चल करके जा रहा है स्ट्रेट लाइन। अगर इसके रास्ते में वाटर वेपर नहीं आता तो ये किससे कोलाइड करता, ये वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करता और इसकी एनर्जी बढ़ जाती। अगर इसकी एनर्जी बढ़ जाती तो ये अपने आसपास के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके इससे दूर चला जाता और वेपर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। तो ये फिनोमेना तो हो ही नहीं पाया, ये घटना तो हो ही नहीं पाई। रास्ते में वाटर वेपर का पार्टिकल आ गया जो हाई एनर्जी लेकर के आगे बढ़ गया। तो एयर पार्टिकल्स के कोलिजन इस वाटर से कम हो जाएंगे, वो आपस में टकराते रहेंगे, वाटर वेपर से या एयर पार्टिकल से कोलाइड करते रहेंगे, लेकिन ये पार्टिकल का कोलिजन इससे कम हो जाएगा। अगर इससे कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल, इवापोरेशन को कहाँ यूज किया जा सकता है। एंड योर नेक्स्ट क्लास इज ऑफ फिजिक्स।